आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आदिकाल के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले भी आदिकाल के प्रश्न हम हल कर चुके हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर है, आप उन्हें देख सकते हैं। ये प्रश्न देखिए विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी जो हमारी परीक्षाएं लगी हुई हैं उन सब में ये देखने के लिए हमको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज के प्रश्न हम देखें। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। इनकी एक रचना थी पदावली। पदावली की भाषा जो थी वो थी मैथिली। मैथिली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? तो यहाँ हम पकड़ेंगे पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासों में 69 समय हैं और इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 68 प्रकार के छंद। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डॉक्टर ऊलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक घोषित किया और पृथ्वीराज रासों को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा था। रामचंद्र शुक्ल जो है पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ये देखिए, पौंचर्य, भविष्यत कहा, पाहुण दोहा, ये तीनों रचनाएं जो है अपभ्रंश की है, जबकि चित्रावली जो रचना है ये सूफी रचना है। सूफी रचना है और किसकी है? ये उस्मान की है। उस्मान की है, जिसमें अंग्रेजों का वर्णन उन्होंने किया है। प्रश्न यह भी आता है कि किस सूफी काव्य में अंग्रेजों का वर्णन है? तो उस्मान के चित्रावली में। और यह रचना की गई थी 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? ये है माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? तो माधव प्रसाद मिश्र। और ये सुदर्शन एवं वैशोपकारक के भी संपादक रहे। पत्रिकाएं हैं ये। फिर अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न बहुत बार आता है। अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन था। और इनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनके गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया थे। निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो हिंदी में राजशेखर की जो उपाधि थी उसे विद्यापति को जो है उपाधि दी गई थी। और विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने श्रृंगारिक कवि माना है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है विद्यापति को। इनकी जो उपाधियाँ थी अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल। कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं? कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। और इनकी अन्य रचनाओं में शैव सर्व स्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत, ये सारी रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में हैं, जबकि कीर्तिलता और कीर्तिपताका अवहट्ट भाषा में रची गई है। और पदावली तथा गोरक्ष विजय नाटक ये मैथिल भाषा में रचित है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं ये अमीर खुसरो हैं। फिर अगला प्रश्न, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के साहित्य में सामाजिक चेतना भी मिलेगी, धार्मिक चेतना भी मिलेगी, आश्रयदाता की प्रशंसा भी मिलेगी, लेकिन राष्ट्रीय चेतना की बात यहाँ पर नहीं की गई है। ये राष्ट्रीय चेतना इसमें उपेक्षित था। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, आदिकाल के काव्यों की भाषा जो थी वो डिंगल और पिंगल मिश्रित थी। डिंगल भाषा जो है राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बनी, जबकि पिंगल भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा से मिली। पुस्तक जलहण हथ दय चल गज्जन रिपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? यह संबंधित है चंदर बरदाई से। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि यह अर्थात पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूर ये सही है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य ये सही है। स्थूल भद्ररास जिन दत्त सूर्य, ये जिन दत्त सूर्य की नहीं है। स्थूल भद्ररास जो है वो जिन धर्म की है। देखिए थोड़ा सा नाम में अंतर है। ये जिन दत्त हैं और उनकी रचना स्थूल भद्ररास जो है वो जिन धर्म की है। और चंदन बाला रास आशुकर की है, ये सही है। और जिन दत्त सूर्य की उपदेश रसायन रास है। रणमल छंद का रचयिता कौन है? रणमल छंद यह श्रीधर की रचना है। और रणमल छंद में कितने छंद हैं? 70 छंद हैं। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पर, जिसमें किस रचना में कितने छंद हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं पूछ रहा है। पृथ्वीराज रासो में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसमें पृथ्वीराज रासो के पिता सोमेश्वर बताए गए हैं। प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश जो पुरानी हिंदी है उसे रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। गोरा बादल की कथा यह किसकी रचना है? तो यह है जटमल की। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें मुख्य कौन है? नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीम, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे?
सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे। इनका समय क्या था? 7वीं शताब्दी के ये माने गए थे। 769 तो 8वीं शताब्दी हुआ, 769 ईस्वी इनका समय माना गया है। खुमान रासों का रचयिता कौन है? दलपत विजय, और यह 9वीं शताब्दी की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापत की नहीं है? जय मयंक जस चंद्रिका, यह विद्यापत की रचना नहीं है बल्कि मधुकर कवि की है। मधुकर कवि की है। बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? बीसलदेव रासों के रचनाकार नरपत नाल हैं। और चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। और धनपाल की रचना जो है भविष्यत कहा है। और जयानक की रचना जो है वो पृथ्वीराज विजय है। विद्यापत किसके आश्रित कवि थे? विद्यापत किसके आश्रित कवि थे पूछ रहे थे, तो ये देखिए शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के यहाँ ये रहे थे, लेकिन कीर्ति सिंह के यहाँ ये पहले रहे थे, तो चूंकि दोनों को नाम दिया है तो यहाँ पे कीर्ति सिंह का उत्तर होगा। शिव सिंह और कीर्ति सिंह। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के यहाँ रहे थे। क्योंकि शिव सिंह का वर्णन पहले आया तो इसलिए शिव सिंह के यहाँ थे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज रासो की जो नायिका है संयोगिता है वो। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग का अर्थ है, इसमें हठ योग का अर्थ नहीं, हठ योग में हठ का अर्थ हा और ठा का अर्थ। तो हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, और दोनों का योग जो होता है, दोनों का योग है हठ योग। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा हैं, शबरपा हैं, कुकृपा हैं, लुईपा हैं, ये सब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हैं, जबकि गोपी चंद्र जो हैं वो सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं रखते। राउल बेल किस तरह की रचना है? राउल बेल से हर हिंदी की जो भी परीक्षा है एक प्रश्न आना ही आना है, चाहे प्रश्न जिस तरह से पूछें घुमा के। राउल बेल किस तरह की रचना है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कौन सी इसमें शिलांकित कृति है? इस तरह से भी प्रश्न आता है, तो उत्तर तब भी होगा कि राउल बेल। रोडा कवि की कौन सी रचना है? तो राउल बेल। किस रचना में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन हुआ है? तो राउल बेल। किस रचना में 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन किया गया है? तो राउल बेल। इस तरह से कोई न कोई प्रश्न देखने के लिए मिलता है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार शालभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। और राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को माना, जो सरमान है। इन्हें सभी लोग, अधिकांश विद्वान जो है, हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, और शिव सिंह सेंगर जो है वो पुण्य पुष्प तंत्र जो है उनको, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में ये पंक्तियाँ जो हैं कही हुई हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित हैं, हेमचंद्र और विद्यापति। लेकिन गदाधर भट्ट जो हैं ये आदिकाल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? रासो ग्रंथकार नहीं है, विद्याधर जो है वो रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि श्रीधर, भट्टकेदार और जगनिक ये तीनों रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंत पंक्ति किसकी है? यह है अब्दुल रहमान की। संदेश रासक इनकी जो रचना है, संदेश रासक, वहाँ से ये ली गई है पंक्ति। भल्ला मार करिए गई, ये जो है भल्ला हुआ जो मारिया ये हेमचंद्र की रचना है, हेमचंद्र से लिया गया है। भल्ला हुआ जो मारिया बहन हमारा कंत, हेमचंद्र की पंक्ति है ये। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कुमारपाल चरित, योगशास्त्र और प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाम माला कोश, ये हेमचंद्र की रचनाएं हैं और पंक्ति भी हेमचंद्र की है। क्योंकि संदेश रासक और हेमचंद्र की पंक्तियां जो है मिलती जुलती हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? यह माना है रामचंद्र शुक्ल ने। और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, ये हैं रामचंद्र शुक्ल। वही प्रश्न देखिए 2 बार दोहराया गया कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध कौन हैं? तो ये हैं सरहपा। मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी से डरावन लागे बिरह अगिन मोह डस डस जाए, या अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। और देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा, ये विद्यापति की पंक्ति है। प्रेम कथा यही बात विचारों, बूझ लेऊं जो बूझे पाहों, ये है मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसमें एक प्रश्न ये है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है और हेमचंद्र की यह रचना है, हेमचंद्र की रचना है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले हैं सरहपा आएंगे, फिर लुइपा, पुष्पदंत और अब्दमार।
पुष्पदंत का समय जो माना गया 10वीं शताब्दी, और लुइपा का समय कहीं कहीं 820 और कहीं 850, और अवधमाण का समय है 12वीं शती। सरापा का समय है 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, मतलब 769 ईस्वी इनका समय माना गया है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये सही है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही निकला है, तो ये गलत हो गया। फिर है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी कथन सही है। सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है, ये गलत है, सांकेतिक हैं, तभी इनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया है। ऑप्शन ए और सी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें पंडित सयल सत्त बखाणे देहें बुद्ध बसंत जाने, 12 बरस ले कुकुर है कुकुर जीवें और 13 ले जिए सियार। तो ये प्रश्न पूरा नहीं है। फिलहाल ये जो है पंक्ति सरहपा की है, और ये पंक्ति जो है वो परमाल रासो से ली गई है, जगनिक की पंक्ति है ये। इस तरह से इतने कम समय में हमने इतने प्रश्नों को हल किया। शेष अगले भाग में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।